मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 19 जून के इस अपराह्नकालीन 291 अंक में भैया आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज एक बहुत सकारात्मक जानकारी जो देश हित में आप सबको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक अच्छी जानकारियाँ मिलने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का भाव बढ़ता है और वह एक नवीन उत्साह के साथ, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, गांव हो या राष्ट्र हो, एक नवीन उत्साह के साथ सकारात्मक जानकारियां, सकारात्मक घटनाक्रम से प्रेरणा लेकर भविष्य के उज्जवल रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करता है। मित्रों, जिस प्रकार हम सबको मालूम है, हमारा देश 140 करोड़ व्यक्तियों के समूहों का देश है। ऐसे राष्ट्र की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप वर्तमान सरकार, खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य हम सबके राष्ट्र के लिए निर्धारित किया है कि किस प्रकार 2047 तक हमें विश्व के अंदर प्रथम 3 अग्रणी पंक्ति के राष्ट्रों में अपना स्थान सुनिश्चित कराना है और उस रास्ते पर हम लगातार आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, जब कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपने हित के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, सकारात्मक भाव से लेता है और केवल राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ता है, तो कहते हैं कि ऊपर वाला भी उसकी मदद करने को खड़ा होता है। हमारे दद्दा पुराने बुजुर्गों ने कहियो है कि जो आदमी अपनी स्वयं मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी सारी कानियातबा की मदद करने को ठाड़ी हो जाती है। और दद्दा, आज जो मैं आप सबके जौरे जो आऊँ, जो बतबतू कहन, जो जायज़ संबंध है, किस प्रकार लगातार मैं आप सबको पिछले अपने अंकों में लगातार एक आपको बाबा साहब की चेतावनी की ओर याद दिलाता रहता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि इस देश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद इस आधुनिक काल में 2 युग के रूप में आप सब देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। 2047 से 1947 की आज़ादी के बाद से 2013 तक का जो एक कार्यकाल था, वह एक अलग कार्यकाल था। उसमें भारत किस प्रकार घिसटता हुआ, जूझता हुआ, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा, लेकिन जैसी उन्नति के रास्ते पर उसको बढ़ना चाहिए था, उसके समकक्ष अन्य देश जो आज़ाद हुए थे, ध्वस्त राष्ट्र थे, चाहे वो जापान हो, चाहे वो पश्चिमी राष्ट्र हो, सब द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे, धूल धूसरित हो गए थे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे चीन हो। ऐसे सभी राष्ट्र कितनी तेज़ी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़े थे और उस अनुपात में भारत देश किस प्रकार सिसकता, ठिठकता, अपने को मजबूर पा रहा था। लेकिन इसी के बाद जो एक युग आया 2014 के बाद, जो ये लगभग 11 वर्ष का काल जो बीता, इस काल में इस भारतवर्ष ने अपनी उन्नति के पथ पर किस प्रकार तेजी से आगे बढ़ने का काम जो शुरू किया, उसके यदि हम समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि एक अलग युग है। मित्रों, मैं इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आपके समक्ष एक बार मेरा सभी से निवेदन है कि इन अंकों पर प्रसारित ये अंक आपको यदि जनहित के, लोकहित के, समाज हित के, राष्ट्र हित के, सनातन हित के पसंद आते हैं तो कृपया इनको लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। जिन भैया ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है भैया दद्दा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको 2 मिनट लगाए, लेकिन इससे हम सभी को जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत उत्साह प्राप्त होगा। दद्दा, मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, दक्षिण अमेरिका का एक देश गुयाना, और ये गुयाना राष्ट्र बहुत मतलब गरीब और जिसका कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि इस गुयाना राष्ट्र में 40% भारतवंशी लोग निवास करते हैं, जो पिछले 200-250 वर्ष पूर्व हमारे जब अंग्रेज़ों का इस देश पर राज्य था तो हमारे यहाँ से मजूरी करने को उत्तर प्रदेश से, बिहार के राज्य से, दक्षिणी भारत के राज्य से लोगों को ले गए पानी के जहाज में भर भर के और एक सपने दिखाए कि तुम्हें हुआ
रोज़गार मिलेगा, मजूरी मिलेगी और बढ़िया पैसा मिलेगा और तुम्हें वहाँ बहुत सुविधाएं मिलेंगी। ले जा के गुयाना, सूरीनाम, फिजी ऐसे बहुत से राष्ट्र थे, उनमें ले जाकर अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया और गन्ने की खेती करने का काम दिया। और किस प्रकार वहाँ पानी के अलावा कोई आन जान को साधन ना हो, वहाँ पर उन्हीं लोगों को और वे सब मजूर वहीं रह गए। और किस प्रकार उनके वंशज आज उन देशों में किस प्रकार उन्नति के रास्ते पर बढ़ते हुए अपनी संख्या के आधार पर एक उचित सम्मान पाकर उन देश के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक राष्ट्र अगर हम देखेंगे तो गुयाना राष्ट्र में 40% भारतवंशी निवास करते हैं, एक गरीब राष्ट्र। लेकिन मित्रों, यह राष्ट्र में भी लगातार किस प्रकार कुदरत ने उसे एक अनमोल खजाना देने का काम किया था, ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए मित्रों कि गुयाना राष्ट्र में लगभग जो एक ऑयल भंडार बहुत बड़ा, कच्चे तेल का बहुत बड़ा रिसोर्सेज मिला है, ये लगभग 11.6 अरब बैरल तेल मिला है। और इस तेल मिलने के कारण वह गरीब गुयाना देश किस प्रकार आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, एक अमीर राष्ट्रों में शुमार हो रहा है। और विश्व में उस राष्ट्र की जो समृद्धि है, जो कच्चे तेल के रूप में मिली है, उसको देखकर विभिन्न राष्ट्र वहाँ कैसे किस प्रकार अपना पंजा जमाना चाह रहे हैं और उस राष्ट्र के जो तेल रिसोर्सेस हैं उनसे लाभ उठाने के काम में अपने लग गए हैं। इस बारे में मैंने चर्चा करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 से उस देश में तेल का उत्पादन शुरू हो गया है और इस कारण वह राष्ट्र उन्नति के पथ पर आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आप सब कह रहे होंगे कि भारतवर्ष की उन्नति का और गुयाना में तेल मिलने का क्या संबंध। मित्रों, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी 12-13 तारीख में हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू के अंतर्गत देश को एक बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सकारात्मक जानकारी से अवगत कराया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार जो पिछले 9 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेल भंडारों को खोजने के लिए भारत के जो भी संसाधन हैं उनको लगाने का जो निर्णय लिया था सकारात्मक सोच के कारण, ये उसी का परिणाम है कि भारत आने वाले वर्षों में धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर मजबूती से आगे बढ़ा। मैंने ये अंक प्रारंभ करने से पहले आपने कहा था कि कुदरत भी उसी का साथ देती जो स्वयं अपना मदद करने के लिए खड़ा होता, दूसरे पर आश्रित ना होकर, और एक लक्ष्य लेकर कि मुझे हर क्षेत्र में स्वावलंबी होना है। मित्रों, पिछले, आप ताज्जुब करेंगे, पिछले 33 वर्षों में हमारी ONG व अन्य जो संस्थाएं जो इस प्रकार के कामों में लगाने के लिए निर्मित हुई थी, जितना भंडार खोजा होगा टोटल, वह जो भंडार अंडमान निकोबार में खोजा गया है वह उससे भी बड़ा है। और इसको इस तरह से आप जान सकते हैं कि जितना गुयाना देश में, जो मैंने शुरू में बताया था, 11.6 अरब बैरल जो तेल का एक भंडार खोजा गया है, यह संभवतः उससे भी बड़ा भंडार है। ये एक बहुत बड़ा भंडार है। और यदि यह तेल का उत्पादन ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरू हो जाएगा, इसमें लगभग 3-4 वर्ष लगेंगे। और ये हम कह सकते हैं कि 2030 तक इस तेल के उत्पादन के बाद हम अपने तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से खड़े हो पाएंगे। और दद्दा, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा हम बचपन से सुनते आ रहे थे, हर जगह हमारे देश में एक भाव भरा हुआ था कि साहब आप कश्मीर के बारे में जो करोगे, धारा 370 छुओगे, सब अरब देश में तेल बंद कर देंगे, तेल ना आवे तो जियोगे कैसे, कैसे गाड़ी चलेंगी, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी। राम जन्मभूमि मंदिर पर कोई न्याय प्रिय और न्याय हित का अगर आप कदम उठाओगे तो उस कदम से नाराज होकर सारे लोग हमारे लिए तेल बंद कर देंगे। हमारा देश मजबूर है, हम बड़ा कमज़ोर हैं। और इस नाते हमारे मन मस्तिष्क में, पूरी 2 पीढ़ियों के मन मस्तिष्क में ये एक प्रकार की ऑयल पे जो हमारी निर्भरता अरब देशों व अन्य विदेशी देशों के ऊपर निर्भर थी, इस कारण हम अपने को कहीं विवश, अशक्त और ठिठका हुआ सा महसूस करते थे मित्रों। लेकिन ऐसा नहीं था। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं भारतवर्ष ने स्वावलंबता के साथ और
मजबूती के साथ अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर जब निर्णय लेना शुरू किए, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार कहीं भी जो हम पे एक भाव पिछली कांग्रेसों ने लाद रखा था मानसिक रूप से कि साहब अरब देश इकट्ठे हो जाएंगे, आक्रमण कर देंगे, तेल बंद कर देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर न होने के कारण तेल के मामले में बहुत बड़ा हमारा जो आयात बिल था, जो हम मंगाते थे, तेल का सबसे बड़ा देश का खर्चा उसी पर खर्च होता था, जिससे कि हम बहुत से गरीब हित की, जनहित की, राष्ट्र हित की, सुरक्षा हित की योजनाओं पर खर्च करने में अपने को मजबूर पाते थे। जिस दिन हम तेल संसाधनों का अपने यहाँ उत्पादन करने लगेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बहुत बड़ा पैसा बचेगा। जो आज हमारी इकोनॉमी मित्रों $4 ट्रिलियन की है, वह इस तेल के आत्मनिर्भर होने के कारण यह जो अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर हमको ऑयल रिसोर्सेज, कच्चे तेल के भंडार, गैस के भंडार मिले हैं, ऐसा नहीं है पहली बार मिले। देश के अंदर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी बेसिन में भी मिले हैं, व बॉम्बे हाई में भी मिले हैं, आसाम के अंदर भी उत्पादन हो रहा है। लेकिन वह उत्पादन इतना, मैंने कहा पिछले 33 वर्षों में जितना उत्पादन हुआ है, जितनी खोजें हुई हैं, उन सबको मिलाकर उनसे बहुत बड़ा क्षेत्र जो हमें वर्तमान में मिलाए, निश्चित ही प्रभु की इस देश पर, इस देश की जनता पर कोई बहुत बड़ी कृपा है। जैसी गुयाना पर हुई थी उसी प्रकार भारतवर्ष पर हुई है। और 2030 तक हम देखेंगे कि हम इस क्षेत्र में पूरी आत्मनिर्भरता के साथ आंख से आंख भिड़ाकर विश्व के अंदर किसी भी देश से जो उन्नति के रास्ते पर बढ़ने का जो हमारा काम है, वह किसी से हम कम नहीं होंगे। और आने वाले समय में 2047 नहीं, हम जल्दी ही जो हमने 2047 का लक्ष्य भारतवर्ष का अपने को विश्व की पहली 3 इकोनॉमी में जो शामिल होने का लिया था, आप देखेंगे वह बहुत शीघ्रता से हम प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, जो देश स्वावलंबी होता है और विश्व के अंदर जो सारे खेल हो रहे हैं, चाहे वो वर्तमान युद्ध कहीं भी देख लीजिए, मध्य पूर्व में व अन्य जगह, ये सब तेल का खेल है। रूस आज खड़ा है तो अपने देश के अंदर जो उसके ऑयल रिसोर्सेज, गैस के जो भंडार हैं, विशाल भंडार हैं विश्व के अंदर बहुत बड़े, और ऐसा नहीं है वेनेजुएला में भी बहुत बड़े भंडार हैं। ऐसे अभी हम लोगों की जानकारी में केवल अरब देशों में ही तेल मिलता है, ऐसा नहीं, अन्य देशों में भी, अमेरिका, कनाडा के अंदर भी बहुत बड़े भंडार हैं। लेकिन ये लोग अपने भंडार को कहीं आगे भविष्य को ध्यान में रखकर उनको कम निकालते हैं और अन्य देशों में तेल का उत्पादन ज़्यादा करते हैं उनकी कंपनी जाकर। इसीलिए जगह जगह ये अपने हित की सरकारें लड़ाई और ये युद्ध का जो खेल चलता है, इसके पीछे अगर कहीं है तो वो तेल का ही खेल है, हथियार का खेल। हथियार उत्पादन और तेल उत्पादन, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं, इन पर जो देश हावी रहता है, जो इन क्षेत्रों में स्वावलंबी होता है, हथियार क्षेत्र में और अपनी ऊर्जा क्षेत्र में, वही देश विश्व में राज कर पाता है। इसका उदाहरण अगर हम सबको समझना है तो आज अमेरिका को देखकर समझा जा सकता है। जहाँ भी तेल होगा, वहाँ यदि कोई लड़ाई का खेल होगा तो अमेरिका जरूर होगा। आप सब ये देख रहे हैं। और ये तेल के मामले में भारतवर्ष के स्वावलंबी होने का एक बहुत बड़ा, भारतवर्ष भी मजबूती से तेल के और अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के बाद विश्व के किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। और ये जो पैसा बचेगा और हमारी जो इकोनॉमी है, वह आप देखेंगे कि लगभग $20 ट्रिलियन तक पहुंचने के लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगी। इसी आशा विश्वास के साथ कि भगवान हमारे देश, हमारे राष्ट्र व हमारे जनता पर अपनी इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखे। और हम सब भी इस बात को ध्यान रखें कि हमें किसी भी बहकावे में आकर बटना नहीं है, और बटे तो फिर कटे और मिटे। देश निश्चित ही उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम स्वयं देखेंगे कि देश उन्नति के पथ पर इस एक खोज के बाद मीलों आगे कैसे बढ़ता है। आप सब ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।